नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से आपका समय गुजर रहा होगा और बहुत ही बेसब्री से आप लोग मार्क्स का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक मैसेज किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई एक वीडियो बनाएं आप जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर कह लो डीवी वेरिफिकेशन जो होगा आफ्टर फाइनल सिलेक्शन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, उसमें कौन कौन से जो है किस तरह के जो है डॉक्यूमेंट्स आपके मतलब लगेंगे, इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो एकदम ज़रूरी है कि उस समय आपका डॉक्यूमेंट्स वो अवेलेबल होना ही होना चाहिए। और अगर नहीं हो तो मतलब क्या प्रोविज़न है, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके भी कुछ प्रोविज़न्स हैं। तो सबसे पहले आप सबको मैं पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम देना, इंटरव्यू देना, एग्ज़ाम क्लियर करना, प्री मेंस और इंटरव्यू देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। वो अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं कि फाइनल सिलेक्शन किसी का हो और किसी का नहीं हो, ये अलग चीज़ें है। बट यहाँ तक सब जो है काफ़ी मेहनत करके इंटरव्यू दिया है सब ने। तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी मेहनत लगती है और किस तरीके से उम्मीद रहती है कि फ़ाइनल सिलेक्शन किस तरीके से हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, कि कौन कौन से हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपके इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाया हुआ है, वो 1 बाय 1 करके मैं बताऊंगा, आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कॉल लेटर आपका लगेगा। कॉल लेटर आपके जब भी ज्वाइनिंग का समय आएगा तो ऑफिशियल साइट्स पे आपको मतलब देखने को मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म्स, जो आप इंटरव्यू के समय भी डीवी जब हो रहा था तो वहाँ भी जो है मतलब हम लोग ने जो फॉर्म फिल किया था, जब नोटिफिकेशन आया था फॉर्म फिल करने के लिए, तो उस समय जो फॉर्म फिल किया था उसका जेरोक्स मतलब फ़ोटोकॉपी 2 फ़ोटोकॉपी रख लेंगे। मैं ये कहूँगा कि जो जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ सबके एटलीस्ट 2 सेट्स ऑफ फ़ोटोकॉपीज़ तो रखने ही रखने हैं। कोई चाहे अगर उनको ऐसा लग रहा है कि फॉर और अनदर सेफर साइड तो आप 3-4 कॉपी भी रख सकते हैं, हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू बी विथ यू एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग, है ना, एट द टाइम ऑफ द डीवी। ठीक है, तो वो चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो कॉल लेटर हो गया, ऑनलाइन फॉर्म हो गया जो आपने फॉर्म फिल किया था, आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड। मैंने आधार कार्ड दिखाया था, किसी ने पैन कार्ड दिखाया होगा, किसी ने डीएल दिखाया होगा, पासपोर्ट दिखाया होगा। तो जिसके पास जो भी है वो रख लेंगे, उसके भी फ़ोटो कॉपीज रख लेंगे। अब 10th के मार्कशीट रखेंगे और 10th का सर्टिफिकेट रखेंगे। आप 2 चीज़ें हो गई। 10th से आप जो है 10th का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें मार्कशीट आप रखेंगे और 10th का सर्टिफिकेट रखेंगे। तो जैसा कि इंटरव्यू के समय में भी ये देखा गया था, जैसे डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया था हम लोगों ने, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी 10th का सर्टिफिकेट जो है एप्लीकेबल है। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए भी 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट किसी के पास है तो वो भी डीओबी के लिए एप्लीकेबल है। तो वो हो गए 10th का सर्टिफिकेट। फिर 12th का मार्कशीट प्रोविज़नल, ठीक है, 12th का मार्कशीट हो गया, प्रोविज़नल हो गया और 12th के सर्टिफिकेट्स हो गए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो सीबीएसई से होंगे, वैसे अभी तो ज़्यादातर तो लोग बच्चे सीबीएसई से ही होते हैं, तो बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है कि सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं करते हैं। तो डिजी लॉकर पे आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ दिखा सकते हैं, उसकी जेरोक्स आप सबमिट कर सकते हैं, वैलिड है। हाँ, बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि मुझे स्कूल से नहीं मिला, कॉलेज से नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा। तो ये आप समझ लीजिए कि रिसेंटली जो भी बच्चे पास आउट होंगे या फिर पहले भी होंगे, ग्रेजुएशन मास्टर्स की मैं बात करूँ, 12th 10th तो बहुत पहले किया होगा, तो आधार कार्ड जब अगर आपका बन चुका होगा और उसके बाद
आपने आधार कार्ड से यूज करते हुए कुछ अगर आपने किया होगा तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पे डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। वैसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे जो जिन्होंने मतलब अपना मतलब ग्रेजुएशन मास्टर्स या फिर 10th-12th पहले किया होगा और आधार कार्ड बाद में बना होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स के समय आधार कार्ड उन्होंने सबमिट नहीं किया होगा तो उनका डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पे अवेलेबल नहीं होगा। ये भी क्लियर कट दिमाग में रखेंगे। तो हो गया 12th का। अब ग्रेजुएशन के जो है मार्कशीट, तो ग्रेजुएशन में किसी का ईयर वाइज होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे करके। किसी का सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, है ना। तो ज़्यादातर जिसने प्रोफेशनल डिग्री जो लिए होंगे पहले उनका सेमेस्टर ही एग्ज़ाम होता होगा। तो वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक आपका वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा। एक कॉन्सोलिडेटेड भी बहुत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी देती है, तो कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट भी चलेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का जो डिग्री सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं डिग्री, है ना, ग्रेजुएशन की वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल भी, और उसका फ़ोटोकॉपी सबमिट करना है। अच्छा, एक चीज़ और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जिस कैंडिडेट ने, बच्चों ने फॉर्म फिल करते समय ये मेंशन किया होगा कि मैंने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया है, उसका सर्टिफिकेट आपको लगना है, आपको जमा करना पड़ेगा। वैसे बच्चे जिन्होंने ये मेंशन किया है कि कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, उनके लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे बोला जाता है तो आप दिखा सकते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन एज अ सब्जेक्ट था, और आपके पास मार्कशीट होगा ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, तो वहाँ पे कंप्यूटर के आप दिखा सकते हैं कि ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा हुआ है, एप्लीकेबल है। उसके बाद मास्टर्स की डिग्री आपके पास डेफिनेटली है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर पोस्ट जो है मास्टर्स पे ही है, तो मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मार्कशीट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ईयर का मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और जो HR से हैं, मार्केटिंग से हैं, इन लोगों को मैं बता दूं कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है MBA जो कराती है, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में MBA की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, PGDBM में तो लिख के आ जाता है सर्टिफिकेट पे, डिग्री पे। जो MBA कोर्सेज करा है जिन्होंने, उनके डिग्री पे ये मेंशन नहीं होता है कि उन्होंने जो MBA किया है वो HR स्पेशलाइजेशन है सॉरी, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है, या फाइनेंस, या फिर अदर स्पेशलाइजेशन है। तो आपको करना क्या है, आपको या तो अपने कॉलेज से जाके प्रिंसिपल से एक लेटर इशू करवा लेना है, जिसमें ये मेंशन करते हुए, मतलब लिखते हुए मेंशन करना होगा कि आपने HR एज अ मेजर स्पेशलाइजेशन किया है या मार्केटिंग एज अ मेजर स्पेशलाइजेशन किया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है बहुत सारी कॉलेजेस ये करके नहीं देती है, तो यूनिवर्सिटीज़ करके देगी। तो यूनिवर्सिटी से एक प्रॉपर लेटर निकलता है, इसमें रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिग्नेचर होगा। वहाँ पे ये चीज़ें लिखा रहेगा कि मिस्टर XYZ जिन्होंने, है ना, he or she has completed their MBA और मास्टर डिग्री फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग एज अ मेजर, और माइनर होगा तो माइनर करके, है ना, इन 2000 फलाना जो भी ईयर होगा आपका वो ईयर मेंशन करेंगे, और नीचे जो है रजिस्ट्रार का साइन होगा, हो जाएगा। मुहर नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। मुहर जो है अगर साइन नहीं रहता है, डिजिटल साइन है, तो वहाँ पे मुहर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बट अगर फिजिकल साइन है, अपने से पेन से किया हुआ है, तो वहाँ ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद वेरीफाई कर लेंगे अगर ऐसा कुछ कंडीशन आएगा तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग और HR ऑफिसर के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इंटरव्यू के समय हो सकता है आपसे नहीं बोला गया हो, लेकिन जो बैंक आपको अलॉट हुआ रहेगा, उस बैंक के पास अगर आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे और DV प्रोसेस होगा, तो वो हर एक डॉक्यूमेंट जो है आपसे मांगेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आप किसी 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना रहता है। जब DV का मेल आएगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मतलब आपको दिए रहेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना रहता है। तो आप या तो आप लास्ट कॉलेज जो भी है वहाँ से आप
प्रिंसिपल से करा सकते हैं एक, या फिर दूसरा कोई गजेटेड ऑफिसर, या फिर कोई भी गजेटेड 2 गजेटेड ऑफिसर से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो आपको बैंक के द्वारा डीवी के लिए जो मेल आएगा उसमें आपको मेंशन होगा, लेटर के रूप में या फॉर्मेट के रूप में। तो वहाँ से देख लेंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, फिर 2 गजेटेड ऑफिसर से आप करा सकते हैं। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ये चीज़ें क्या होती है कि अगर आप कैटेगरी के अंदर हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आपने क्लेम किया है। और मान के चलिए उसी मार्क्स के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं भी हुआ है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ये चीज़ें फॉर्म भरते समय मेंशन किया है, तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाला सबमिट कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि अगर आरआरबी का एग्ज़ाम होता है ग्रामीण बैंक का, तो आप स्टेट वाइज फिल करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट एसओ के लिए, पीओ के लिए अगर मैं बात करूँ एसओ और पीओ के लिए अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो उसमें क्या होता है, आपको जो नोटिफिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट दिया गया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, उस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। बहुत बच्चों का इंटरव्यू समय में मैंने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने को था वो नहीं बनवाए गए हैं। बट उस समय क्या होता है कि इंटरव्यू के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ तो बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा मतलब अलाउ किया गया कि आप मतलब इंटरव्यू दे सकते हैं, और उसको नोट कर लिया गया कि ये जो है सबमिट नहीं है या इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो ज्वाइनिंग के समय डेफिनेटली जो है आपको ये सबमिट करना ही करना पड़ेगा, तो वो आप देख लें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, आपने मेंशन किया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा। एनओसी आपको सबमिट करना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है अगर एप्लीकेबल है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी वहाँ से देना होगा। कभी कभी सिविल स्कोर मांग लेंगे, अगर आपके पास है तो लेके जाएंगे, नहीं है तो बैंक खुद निकलवा लेगी सिविल स्कोर, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करूं, हाँ तो मेडिकल सर्टिफिकेट की अगर बात करूं तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो डीवी का डिटेल्स आएगा तो उसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे मेडिकल बोर्ड के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो बैंक आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट लेना चाह रही है वो 2 तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकती है आपसे। एक तो पहला कि अगर बैंक का अपना कोई, जैसे अगर आता है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए तो वहाँ पे अगर कोई लैब मेंशन कर दिया गया या फिर कोई टेस्ट कराने के लिए कोई हॉस्पिटल अगर मेंशन कर दिया गया तो आपको वहाँ पे जाके टेस्ट कराना पड़ेगा। और नहीं तो फिर अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो सदर अस्पताल है वो भी एप्लीकेबल होगा अगर कोई लैब मेंशन नहीं किया गया होगा। हाँ, एक चीज़ है कि इसमें जो मेडिकल टेस्ट का है वो एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे मेडिकल टेस्ट का कि क्या क्या मेडिकल टेस्ट में हो सकता है। जनरल टेस्ट ही होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट है। मतलब ये चेक करने के लिए कि रोज़मर्रा की जीवन आप जिएंगे, डेली जॉब करेंगे तो ऐसा कोई बीमारी तो नहीं है जो आपकी डेली लाइफ में जो है आपको हार्म कर सकता है या फिर जॉब में इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो वो नॉर्मल टेस्ट है, ये कराएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल टेस्ट की वजह से जनरली कोई छटता नहीं है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। रेफरेंस जो है एटलीस्ट 2 पर्सन का रेफरेंस वो मांगते हैं, और यही रेफरेंस के थ्रू जो होता है ये पॉसिबिलिटीज़ है कि पुलिस वेरिफिकेशन उसी रेफरेंस के थ्रू भी हो सकता है, या फिर 2 रेफरेंस आप सबमिट कर दिए तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो आफ्टर ज्वाइनिंग होता है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन होगी 2-3 महीने बाद, और इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपने रेफरेंस दे दिया 2 इंसान का, आपके घर के अलावा छोड़ के रेफरेंस जो मांगा गया आपने रेफरेंस सबमिट कर दिया।
अब क्या होता है कि जो भी आपने ज्वाइनिंग कर लिया तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास या फिर आपके शहर जो थाना के अंदर आप आते हैं, है ना, उसके पास आपके सारे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाएंगे और ये वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा कि आपके ऊपर कोई ऐसे जनरल कोई कोर्ट केस तो चल नहीं रहा है ना, या फिर किसी तरह का कोई केस तो नहीं है जिसकी वजह से मतलब आपको परेशानी हो सकती है। तो ये एक नॉर्मल सा फेनोमेनन है। ये काफ़ी, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब फाइनल लिस्ट आ जाएंगे, तो उसके बाद मैं पुलिस वेरिफिकेशन पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो एक लंबी प्रोसेस है, बाद में होता है। एक एफिडेविट आपको कराना होता है, एक एफिडेविट फॉर्म आपको मेल के साथ रहेगा जिसमें आपको अपना एफिडेविट वगैरह जो है कोर्ट से करा के, वकील से करा के जाना होता है। ज्वाइनिंग के बाद एक बॉन्ड आपको साइन कराया जा सकता है बैंक के द्वारा कि अगर आप 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का कितने साल का बॉन्ड बनाती है, कि 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आपका 2.5 लाख का बॉन्ड रहेगा या 3 लाख का बॉन्ड रहेगा। ये आपको बैंक को पे करके जाना पड़ेगा, इससे पहले आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो लगभग ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको जब फाइनल सिलेक्शन 1 अप्रैल को जो रिज़ल्ट आएगा, अच्छा मैं बता दूं कि 1 अप्रैल को जो रिज़ल्ट है वो आपको 9 बजे 9:30 बजे तक खुल जाएगा एकदम। आपको जैसे मेंस का रिज़ल्ट, प्री का रिज़ल्ट शाम को खुलता है, ऐसा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह 8, सवा 8 में 8:30 तक आपको लिंक देखने को मिल जाएगा और 9, 9:30 से जो है आपका रिज़ल्ट खुलना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ से आपका सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा कि आपका रिज़ल्ट हुआ या नहीं हुआ, कौन सा बैंक आपको अलॉट किया गया प्रोविजनली, ये सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन थे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जो भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि पिछले वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे स्कोर्स कब तक देखने को मिल सकते हैं, उस पर भी अभी तक लगभग 1000 व्यूज़ मिल चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी सोचा भी नहीं था 10, 20, 50 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे और 1000 व्यूज़ आ रहे हैं, 2000 व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये सब आप लोग का प्यार है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और भी कुछ क्वेरी हो, आपको ऐसा लगता है कि किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और जितना इन्फॉर्मेटिव हो सके मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, गुड नाइट।